आज हम लोग मेगा रिवीजन में मैथमेटिक्स का 6th क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सबसे पहले आप सेक्शन ए के क्वेश्चन करेंगे और इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग डिफाइन डिफरेंस ऑफ सेट्स विथ अ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन आपको लिखनी है। कैसे आप लिखोगे उसको सुनो। आप हेडिंग डाल देंगे डिफरेंस ऑफ सेट और फिर इसके अंदर आपको लिखना है द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स जो होगा वह एक सेट होगा। किसका सेट होगा? एलिमेंट का सेट होगा। विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। बात समझे आप? सेट ए माइनस बी का जो एलिमेंट होगा वह ए का मेंबर होगा बट बी का मेंबर नहीं होगा। कैसे लिखेंगे आप? ए माइनस बी से। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखो। सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, एंड सेट बी में 4 एलिमेंट है, 2 3 4 5। आपको ए माइनस बी फाइंड करना है। तो आप ए माइनस बी के अंदर वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में होगा बी में नहीं होगा। अब 1 ए में है बी में नहीं है, लिख लोगे। ठीक, अब हम 2 को नहीं लिखेंगे, रीज़न ये है कि बी में प्रेजेंट है। 3 को नहीं लिखेंगे, रीज़न ये है कि बी में प्रेजेंट है। डिफिनीशन ये कहता है कि ए माइनस बी के अंदर वही एलिमेंट होंगे जो ए के होंगे बट नॉट टू बी। ठीक है, बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी, इस बात पर ध्यान देना। यदि आपको बी माइनस ए कहा जाए तो इस केस में सेट बी के एलिमेंट लिखना, एक एलिमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 ए का मेंबर है। ठीक, तो बी माइनस ए में आपके एलिमेंट आएंगे 3 आएंगे, तो आप नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएगा? 3 भी ए में प्रेजेंट है, 3 नहीं आएगा। तो बी माइनस ए में नहीं। ठीक है, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 आएगा क्योंकि ए में नहीं है, 5 आएगा, ए में नहीं है। तो बी माइनस ए के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो बी के होंगे बट ए के नहीं होंगे। ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है उसको समझें आप। आपको nth टर्म दे दिया गया है तो फाइंड करना है A20। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट n = 20, तो आपको A20 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 20 × 20 - 2 अपान 20 + 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर बन जाएगा। क्या आंसर बनेगा? 360/23। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल = 7 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर आएगा नो।
ठीक है, आपका आंसर 9 आएगा। क्यों, ज़रा ध्यान दो आप। लेफ्ट हैंड साइड आपका 3 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होता है। तो 6 + 24 30 आंसर आया। अब राइट हैंड साइड आपका 7 फैक्टोरियल है। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू जो आएगी वो आपको याद है तो 5040 लिख दीजिए। नहीं याद है तो 7 × 6 फैक्टोरियल लिखिए। अब 6 फैक्टोरियल का आंसर तो याद होना चाहिए, 720। इसमें 7 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आपका ये आंसर बन जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आपका ये 30 आया है, राइट हैंड साइड का आंसर ये आया है। दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं, इसका मतलब है कि आपका आंसर 9 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, NCR = NCN-R, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो बेटा जी ये आपका ट्रू है। क्यों ट्रू है उसको सुन लीजिए। ठीक है, NCR का फार्मूला अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n-r फैक्टोरियल। NCR का फार्मूला ये बनेगा। सभी बच्चे को ये फार्मूला याद होगा, याद होना भी चाहिए। अगर अब इसी फार्मूले से इसको लिखना चाहें तो भी यही लिखाएगा। इसका मतलब है कि NCR = NCN-R। ठीक, एक इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आपको दिखा देते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 5C2 बताओ तो आप बताएंगे 10। अब मैं कहूँ आपसे 5C5 - 3 बताओ तो भी आप कहोगे 10। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया है। ठीक है, इसी बात को ऐसे पूछा जाए तो 5C5 - 2 कितना आएगा, तो वो भी आपका आंसर आएगा 10। ठीक है, 5C2 की वैल्यू 10, 5C3 की वैल्यू ये भी 10। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये तो सेक्शन ए हो गया। अब हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन करेंगे। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखो क्या कहता है। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपका हो गया सेक्शन ए के क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम लोग सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। आपको सेट दिया गया है रोस्टर फॉर्म में, आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं ऑब्जर्व करो आप, तो आपको दिखेगा कि 1/2 है। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट है 2/3, फिर आपका ऑब्जेक्ट है 3/4, फिर आपका ऑब्जेक्ट है 4/5, फिर आपका ऑब्जेक्ट है 5/6 और लास्ट ऑब्जेक्ट है 6/7। अगर आप ध्यान दें तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम प्रॉपर्टी है। जितने भी एलिमेंट हैं सब में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर है न्यूमरेटर से। कितना ग्रेटर है? 1। ठीक है, तो इसी बात को अब हम
सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं उसको सुनिए आप। दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n/n+1। ठीक है, यहाँ पर ये आपका x क्या है, वो एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है? n/n+1 के। ठीक है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से। कितना ग्रेटर है? 1। और n आपका जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फाइनोकी सीक्वेंस डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म भी 1 है, और nth टर्म आपको दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, और n इज ग्रेटर देन 2। ये आपका ऐसे डिफाइंड है। कौन डिफाइंड है? सीक्वेंस। ठीक, फाइंड करना है फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये रिजल्ट फाइंड करना है। ठीक है, कहने का मतलब n की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो आपका ये बनेगा A2/A1। अब n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो ये बनेगा A3/A2। ऐसे बनेगा बेटा। तो आपको A2/A1 की वैल्यू फाइंड करना है, A3/A2 की वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे ही जब आप 3 रखोगे तो A4/A3। ठीक है, A2 का मतलब होता है सेकंड टर्म, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक, A3 का मतलब थर्ड टर्म। कहने का मतलब जब आपको सीक्वेंस मिल जाएगा तब आप सेकंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म, ठीक है, और फिर थर्ड टर्म अपान सेकंड टर्म, ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग पहले सीक्वेंस बनाते हैं। ठीक है, ओके। कैसे बनाएंगे ज़रा देखो। यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की वैल्यू 1 गिवन है। ठीक है, और ये रिलेशन भी आपको दिया गया है। ये रिलेशन वैलिड है n ग्रेटर देन 2। यहाँ पर आप n की वैल्यू आप 3 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप 4 रख सकते हैं। ये बता रहा है कि n की वैल्यू 2 से ग्रेटर आप इसके अंदर रख सकते हैं, तो आप रखेंगे। ठीक है, लेफ्ट में भी रखेंगे और राइट, दोनों जगह रखेंगे आप। ठीक है, अब आप लेफ्ट में रखते हैं तो A3 बनता है, और राइट में रखते हैं तो ये ऐसे बनता है। दोनों जगह रखेंगे। जब आप 3 रखते हैं तो इसके अंदर 3 रखा जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा। अच्छा, तो ये A2 हो गया, ये आपका A1 हो गया। A2 की वैल्यू 1 है, A1 की वैल्यू 1 है, दोनों का सम 2 बन गया। ठीक, ऐसे ही A4 क्या बना? A3+A2 बना। कैसे बना? आप यहाँ पर n की वैल्यू 4 आई, यहाँ पर n की वैल्यू 4 आई। ठीक है, तो यहाँ 4 आई तो A4 हो गया, यहाँ पर 4 आया तो A3 हो गया, यहाँ पर 4 आया तो A2 हो गया। तो इस तरीके से ये बना। ठीक है, A3 की वैल्यू 2 मिली है। ठीक है, और A1 की वैल्यू गिवन है 1, दोनों का सम 3। ठीक, अब आप A5 निकालेंगे तो आपका A5 ये बनेगा। कैसे बनेगा? यहाँ आप 5 रखेंगे, यहाँ पर भी आप 5 रखेंगे, यहाँ पर भी 5 रखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आप 6th टर्म निकालेंगे तो 6th टर्म बन जाएगा। ओके, तो आपके पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, ऐसे आपके और भी टर्म आप बना सकते हैं। ज़रा आप ध्यान दें, थर्ड टर्म कैसे बना है? इन 2 टर्म का सम है।
ठीक है। ये आपका टर्म जो है इन दोनों का सम है, ठीक है। ये आपका जो टर्म है इन दोनों का सम है, और जो ये टर्म है आपका इन दोनों का सम है। यही बात यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। अच्छा, अब आप एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म फाइंड करना, तो वो 1 आ गया, ठीक है। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। अब थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 2/1, ठीक। अब फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ये देखो, ऐसे ही आप ए फिफ्थ टर्म अपॉन फोर्थ टर्म करेंगे तो 5/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इवेलुएट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको दिया गया है, साइन ऑफ -11π/3। तो साइन का जो आर्गूमेंट है वो -11π/3 है। तो माइनस तो आर्गूमेंट से बाहर, आर्गूमेंट के पास माइनस है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा। तो आपका आर्गूमेंट 11π/3, इस पर विचार करें तो इसको तुम लिख सकते हो 4π - π/3। 4π - π/3 ये आपको बता रहा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका निगेटिव होता है, तो एक माइनस ऑलरेडी पहले से ही है, तो एक माइनस और आएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ आपका प्लस हो गया, ठीक। अब फिर साइन π/3 की वैल्यू आपका हो जाएगा √3/2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बायनॉमियल थ्योरम की हेल्प से इसे एक्सपेंड करना है, और यहाँ बताया गया है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा जी इसकी जो पावर है वो 4 है, टोटल फिफ्थ टर्म आएंगे, ठीक है। तो सभी टर्म आप बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लेंगे। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। कैलकुलेशन कर लीजिए, सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मीन डिवीजन का फार्मूला पूछा है, ठीक है। अबाउट मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, फॉर अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनक्वलिटी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर ये आपकी इनक्वलिटी है, सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू आएगी उसको नंबर लाइन पर ग्राफ के द्वारा दिखाना है, ठीक है। अब देखो इनक्वलिटी को कैसे सॉल्व करोगे। ये आपका है इनक्वलिटी, कैसे सॉल्व करोगे। राइट हैंड साइड में आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने पर ये बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज आप लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ से +1 -4 -3 बन जाएगा, ठीक। अब ये जो 4 है ये 2 है, 2 से 4 कैंसिल होगा तो यहाँ 2 आएगा। अब इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3x - 4, और ये चीज़ आपका बन जाएगा x - 3, ठीक। अब इस 2 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6x - 8, और ये एज इट इज यहाँ पर ऐसे लिख लोगे, ठीक। x एक साइड में करोगे तो x को इधर कर दोगे और -8 को इधर कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका 5x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर या इक्वल है तो नंबर लाइन आप ड्रा करेंगे, इस नंबर लाइन पर पॉइंट 1 को दिखाएंगे, 1 से लेकर उसके आगे इसे आप
कलर करेंगे। ये पोर्शन जो होगा इस पर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे पॉइंट इस इनक्वालिटी के सलूशन होंगे। कितने पॉइंट आएंगे? इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। ठीक है, ये आपका सलूशन आएगा। ओके, तो 1 को लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उसको सुनो। 11th क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ, ठीक है। तो बेटा जी हम लोग टू ऑड पॉजिटिव नंबर लेट करेंगे। वो कैसे होंगे? कॉन्जुगेटिव होंगे। ठीक है, तो लेट x एंड x प्लस 2 बी 2 कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट कैसे हैं? x इज लेस देन 10, x प्लस 2 इज लेस देन 10 एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11। ये बात क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक, अब यहाँ से x प्लस 2 इज लेस देन 10 है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x इज लेस देन 8। ओके, और इस इनक्वलिटी को आप सॉल्व करते हैं तो आपका ये बन जाता है 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, 2x ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 4.5। ठीक है, अब हमारे पास 3 सलूशन आए। एक तो ये सलूशन बता रहा है कि x इज लेस देन 10, एक ये बता रहा है x इज लेस देन 8, और एक ये बता रहा है x ग्रेटर देन 4.5। तीनों का इंटरसेक्शन ही हमारा सलूशन होता है। तीनों का इंटरसेक्शन मतलब ये देखो 4.5 के आगे बोला है, 4.5 के आगे, ये बोला 8.8 के पीछे, ये बोला आपका फिर 10 के पीछे। तो ये पोर्शन जो है, यह पोर्शन तीनों में आया है, कॉमन है, इसलिए इस बात को ऐसे लिखा जाता है x इज ग्रेटर देन 4.5, x इज ग्रेटर देन 4.5 एंड लेस देन 8। अब इसमें आप वो नंबर बताएं जो पॉजिटिव ऑड हों, तो आपका 5 एंड 7 आएगा, तो पेयर आप बना लेंगे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी इनक्वलिटी का ही क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। ये आपका इनक्वलिटी है। ठीक है, तो बेटा जी x के साथ में निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव नंबर से आप डिवाइड कराएंगे, तो ये आपका x बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 30/-12। ठीक, माइनस से डिवाइड हुआ है तो इनक्वलिटी आपकी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो x इज लेस देन -5/2। आप इसे लिख सकते हो x इज लेस देन -2.5। अब x की वैल्यू -2.5 से लेस है, तो -2.5 निगेटिव नंबर है, और उससे लेस जो होगा वो भी निगेटिव नंबर होगा। इन्होंने आपसे कहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर, ऐसा नंबर बताएं जो नेचुरल हो। तो अब यहाँ तो x जो है वो तो नेचुरल हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x लेस देन -2.5 है, यानी जब भी आएगा निगेटिव नंबर आएगा वो भी -2.5 से लेस, तो ऐसे केस में कोई सलूशन नहीं आएगा, यानी कि आपके सलूशन जो होगा उसे हम फाई कहेंगे। ठीक है, सलूशन को सलूशन सेट बोलते हैं। तो एक भी एलिमेंट नहीं आया, एक भी सलूशन नहीं आया, तो ऐसे सलूशन को फाई कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो इफ़ x इज ए नेचुरल नंबर देन सलूशन सेट इज इक्वल टू फाई, कहने मतलब कोई सलूशन नहीं आएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में यदि x इज इंटीजर होगा देन सलूशन सेट, तो अब इंटीजर में आएगा बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। कौन कौन सा आएगा? तो -2.5 से लेस नंबर बताओ इंटीजर में, तो सबसे पहले आप कहोगे -3, फिर और कहोगे तो -4, और पीछे जाओगे तो -5,
तो यही बात यहाँ लिखी गई है, -3 -4 -5 ऐसे इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट तक आएगा। इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना नेसेसरी है, क्योंकि सेट जो सलूशन होता है वह एक सेट होता है। ठीक, ये इस तरीके से हमारे सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन हो गए, सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग सेक्शन सी पर आएंगे। ठीक है, सेक्शन सी, सेक्शन सी में क्या है क्वेश्चन ज़रा देखो। यहाँ पर सेक्शन सी में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, 13th क्वेश्चन, लेट यू मतलब यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए एंड सेट बी फाइंड ए डैश बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ए यूनियन बी एंड हेंस। फिर उसके बाद आपको दिखाना है, यानी कि प्रूव दैट ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो अब देखो इसको आप सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिख लोगे, फिर आप सेट ए लिख लोगे, फिर सेट बी लिख लोगे। ए डैश कैसे निकलेगा बेटा, ए डैश में ए डैश का मतलब है ए के एलिमेंट नहीं आएंगे। ए का एलिमेंट क्या क्या है, 2 और 3 है, तो ए डैश में 2 3 नहीं आएगा। तो क्या आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। यू के एलिमेंट लिखा जाता है। ठीक है, यू के एलिमेंट लिखा जाएगा, ए का एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरीके से ए डैश हो गया। अब आप बी डैश कैसे निकालेंगे, तो बी के एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं लिखना है, तो कौन कौन से लिखोगे, 1 लिख लोगे। ठीक है, 4 लिख लो, अच्छा 1 लिख लोगे। ठीक है, 2 लिख लोगे, क्योंकि 2 बी में नहीं है, 2 को भी लिख लोगे। 3 को नहीं लिखोगे, 3 4 5 ये नहीं लिखाएगा। फिर उसके आगे 6 है, वो लिखा जाएगा। ये तो बी डैश आ गया। अब आप ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी कैसे निकालते हो, ए के सभी एलिमेंट लिखते हो, बी के भी सभी एलिमेंट लिखते हो। जो एलिमेंट 2 बार आएगा उसे 1 बार रखना है, तो ये ए यूनियन बी लिखा गया। ठीक, अब इसके बाद आप ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है। कहने का मतलब ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं लिखना है। तो ए यूनियन बी का एलिमेंट 2 3 4 5 ये नहीं लिखना है। तो इसको आप यहाँ देखो 2 3 4 5 इसको नहीं लिखना है। तो लिखना क्या है, 1 को लिखना है, 6 को लिखना है, तो 1 और 6 लिखा जाएगा। ठीक, अब सुनो आप, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो यहाँ देखो 1 है, यहाँ भी 1 है, लिखा जाएगा। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, लिखा जाएगा। तो अब देखो आप, ये सेट और ये सेट आपस में इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसे डिमॉर्गन्स लॉस के नाम से भी आप याद रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 777 777। यह एक सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है, या तो ना तो ए पी ही है ना तो जी पी ही है, बट एन टर्म का सम फाइंड करना है। तो सब एन टर्म का सम फाइंड करना है, मतलब एस एन फाइंड करना है। एस एन का मतलब होता है बेटा जी आपका ए वन प्लस ए2 प्लस ए3 प्लस एंड सो ऑन ए एन। ठीक है, अब यहाँ पर ए1 का काम आपका 7 करेगा। ठीक है, इसलिए ए1 के पोजीशन 7 लिखेंगे। ठीक, ए2 का काम 77, ये देखो 77। ए3 का आपका 777। ऐसे ही आपका nth टर्म भी लिखा जाता है। ओके, अब जितने टर्म हैं सभी टर्म से हम 7 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ भी सब जगह 7 कॉमन कर लेंगे। तो 7 कॉमन कर लेंगे तो ये 1 बनेगा, 11 बन जाएगा, 111 बनेगा, ऐसे अप टू एन टर्म तक बनते जाएंगे। अब इसके बाद आपको 9 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, बाहर डिवाइड करना है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका 9 10 -1 लिखा जाएगा,
99 100 माइनस 1 लिखा जाएगा, आपका ये नंबर 10 क्यूब माइनस 1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो 9 आपका 2 टर्म में लिखा गया, 99 भी 2 टर्म में लिखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से जितने टर्म होंगे सभी 2 टर्म में लिखा जाएंगे। अब फिर उसके बाद पहले 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 टर्म को एक साथ क्लब कर लोगे तो यह एक जीपी बन जाएगा। दूसरे वाले नंबर को एक साथ रख लोगे तो वो भी एक जीपी बनेगा। अब ये जो दूसरा वाला नंबर है उनका सम आपका -n और पहले वाले का ग्रुप जो है वो जीपी है, एसएन का फार्मूला लगा देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या है कि 3x प्लस 3x को आप लिख सकते हो 3x को लिख सकते हो 2x प्लस x ऐसे लिख सकते हो। फिर उसके बाद बोथ साइड tan लगा दोगे। ठीक है, tan 2x प्लस x। ठीक है, tan a प्लस b की आइडेंटिटी लगा दीजिए, आंसर आ जाता है। ये देखो कैसे। ठीक है, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो 3x इक्वल टू 2x प्लस एक्स, बहुत साइड tan लगा गया, tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लग गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमुटेशन कम्बिनेशन से है कि 5 टाइम्स 4PR इज इक्वल टू 6 टाइम्स 5PR माइनस 1। ठीक है, आपस में इक्वल हैं तो आपको R की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड R। ठीक है, क्या आंसर आएगा उसको पता करना है। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, कैलकुलेशन का पूरा है। तो 4PR का फार्मूला लगा देंगे, इधर 5PR माइनस 1 का फार्मूला लगा देंगे और फिर ये रिजल्ट 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 1/4 माइनस R फैक्टोरियल बन गया, यहाँ पर ये बन गया और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। फिर आपका ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका केवल 1 रहा तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे और इस 6 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो और इस 3 को लिखोगे 6 माइनस 3, 2 को लिखोगे 5 माइनस 3। अब यहाँ से कंपेयरिंग करा लो, R की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आपको इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की होल पावर n में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 दिया है, तो m की क्या पावर होगी, यानी जो पावर है m कि उसकी क्या वैल्यू होगी ये फाइंड करना है। ठीक है, तो पावर क्या है ये नहीं पता है। ठीक है, अच्छा इसके पहले आपका ये क्वेश्चन और है, 17 क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन कौन सा था, चलो पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, पावर आपका क्या है m है, m की क्या वैल्यू होगी ये नहीं पता है, लेकिन अगर इसका जनरल टर्म लिखने को कहा जाए तो आप ये लिखोगे। ठीक है, अब x की पावर 2 की बात किया है तो यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए 2, तो आप 2 रखोगे तो ये 2 बनेगा तो यहाँ MC2 बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का ये ऐसे बन जाएगा MC2 एक्स स्क्वायर, आर के पोजीशन 2 रखने पर। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें कितना दिया है 6 दिया है। ठीक, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं कि MC2 है, तो कहने का मतलब MC2 इज इक्वल टू 6। ठीक, अब यहाँ से MC2 पर फार्मूला लगा देंगे
ठीक है, फार्मूला लगा देंगे और उसके बाद आपका m की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगी 4 आएगी। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेने पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये तो हमने 18th क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, 17th क्वेश्चन में ये हमें ये एक्सपेंशन में पावर 10 है, इसका मिडिल टर्म बताना है। तो पावर 10 है तो बेटा जी टोटल 11 टर्म बनेंगे, 11 टोटल आपका टोटल 11 टर्म बनेंगे, 11 टर्म्स। अब इसके मिडिल टर्म कौन होगा, वो होगा 6th टर्म। ठीक है, 6th टर्म कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ से पहले जनरल टर्म लिख लीजिए, फिर r की वैल्यू 5 रख देंगे। ठीक है, ये देखो आप टोटल 11 टर्म ऑड है, मिडिल टर्म एक ही बनेगा, वो आपका बनेगा 6th टर्म। तो पहले यहाँ पर जनरल टर्म ये लिखाया। अब इस जनरल टर्म में r के पोजीशन में 5 रखने से 6 बन जाएगा। ठीक है, 6th टर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको इवेंट ई है और इवेंट एफ है। सच दैट कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई का मतलब ए डैश, नॉट एफ का मतलब एफ डैश, और का मतलब यूनियन। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और नॉट एफ इज इक्वल टू 0.25। ठीक, अब आपको ये बात करना है कि ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दें, जैसा कि हमने आपको बताया कि नॉट ई का मतलब है ई डैश, और का मतलब यूनियन, नॉट एफ का मतलब एफ डैश। ओके, अच्छा अब सुनो, ये जो गिवन है वो ऐसे लिखा गया। ठीक है, सेट की हेल्प से। अच्छा, अब इस सेट की हेल्प से इसे हम डी मॉर्गन्स लॉ से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप फार्मूला लगा देंगे, ये फार्मूला लगा देंगे। अब यहाँ से ये पता चला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, ये पता चला, कितना पता चला, 1 माइनस 0.25। अब 1 में से 0.25 सब्ट्रैक्ट कराओगे तो निश्चित रूप से 0 के इक्वल नहीं आएगा। इससे ये पता चला कि ई इंटरसेक्शन एफ आपका 5 नहीं है। यदि ई इंटरसेक्शन 5 होता, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 5 होता, तो प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं क्या हो जाती, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती। तो यहाँ 0 तो आया नहीं है, तो इसका मतलब है कि 5 नहीं है। तो 5 नहीं है, तो इस बात को हम कहेंगे ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी आपका प्रोबेबिलिटी से ही क्वेश्चन है। इसमें आपको बताया है कि इन क्लास 11th ऑफ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी 0.4। 30% ऑफ स्टडी बायोलॉजी कितना बनेगा 0.3। 10% ऑफ दिस क्लास स्टडी मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी बोथ, मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर इस तरीके से आप लगाएंगे इसको। ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग 0.4, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग 0.3, बोथ के अकॉर्डिंग 0.10। अब ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, इस फार्मूले में इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। तो अब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में मीन डिविएशन फाइंड करने के लिए कहा है फॉर अनग्रुप डाटा का। तो आप मीन का ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, जितने भी आपके डाटा दिए गए हैं उनका सम करेंगे तो टोटल 200 आएगा, टोटल ऑब्जर्वेशन से
डिवाइड करा देंगे। तो आंसर मीन का, मीन आते ही आप एब्सोल्यूट डिवीज़न निकाल लेंगे। एब्सोल्यूट डिवीज़न का सम करेंगे तो आपका 124 बनेगा। 124 को 20 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका मीन डिवीज़न अबाउट मीन का आंसर आएगा। यह ठीक यही क्वेश्चन मीडियन के अबाउट कैसे करना होगा, तब फिर के लिए आपका जो भी डाटा दिया जाएगा पहले ऑब्जर्व करेंगे टोटल कितने डाटा हैं। यहाँ पर देखो टोटल 11 डाटा हैं जो कि ऑड है, तो आप अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपके ये हैं आपके डाटा, ठीक है। अब 11th टोटल 11th ऑब्जर्वेशन है जो कि ऑड है, तो इसका मतलब है कि मिडल टर्म जो होगा यानी कि बीच वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा वही आपका होगा मीडियन। अब कैसे निकालोगे बेटा, 11 + 1/2 यानी 6th ऑब्जर्वेशन। तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो ये देखो 9 है, तो 9 हो गया मीडियन, ठीक है। अब इसके बाद डिवीज़न अबाउट मीडियन, तो आप लिख लेंगे इनका सम 58 डिवाइड करा देंगे 11 से, आंसर मीन डिवीज़न, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी मीन डिवीज़न फाइंड करना है, बट इस बार ग्रुप डाटा दिया है। ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप पहले एक्साई लिख लेंगे, फिर आप फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, फिर आप एफ एक्साई का मल्टीप्लाई करके बना लेंगे, इसका सम आएगा 300, एफ का सम आएगा 40, ठीक है। तो एक्स बार आपका निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, 300 डिवाइडेड बाई 40, 7.5। अब ये आ गया मीन आ गया, तो हम एब्सोल्यूट मीन निकाल लेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड, तो ये आपका न्यू कॉलम बन जाएगा। इसमें फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सबको सम करेंगे, सम करने पर जो आंसर आता है उसको डिवाइड करा देते हैं नंबर ऑफ सिग्मा एफ आई यानी टोटल फ्रिक्वेंसी का सम से डिवाइड करा देते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है मीन डिवीज़न का, ठीक है। इस तरीके से ये आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 21, 22 और वाला भी हो गया, 22 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 में सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज ग्राफिकली। अब देखो बेटा जी, यहाँ पर 1 2 3 लीनियर इक्वलिटी हैं, यहाँ देखो लिखा गया सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज, ठीक। तो इसका जो सलूशन आएगा अलग अलग नहीं आएगा, वो कंबाइंड सलूशन आएगा। उसको कैसे आप करेंगे, तो आप यहाँ पर देखो एक ही ग्राफ पेपर पर आप इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे, और जो कंबाइंड सलूशन होगा वही आपका ग्राफिकल सलूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये आपका स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन डी, ठीक है। ये तो हो गया सेक्शन, ठीक। अब सेक्शन डी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लॉन्ग 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसमें आप न्यूमरेटर में साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी लगा लेंगे और 2 sin 3s को साथ में लिख लेंगे। अभी न्यूमरेटर में टोटल 3 टर्म हैं, तो इन दोनों पे जब साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो ये सिंगल बन जाएगा, ठीक है। ओके, सिंप्लीफाई करने पर ये ऐसे भी बनेगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर भी 2 sin 3x है, यहाँ भी है, कॉमन कर लेंगे तो आपका ये बन जाएगा और न्यूमरेटर में ये हो जाएगा। साथ में तुम डिनोमिनेटर में भी cos c माइनस cos d लगाओगे, तो जो अलग अलग 2 टर्म है वो सिंगल टर्म बन जाएगा। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस cos 2x अपन साइन 2x, 1 माइनस cos 2x की आइडेंटिटी 2 sin स्क्वायर x होती है, और साइन 2x की आइडेंटिटी 2 sin x cos x, ठीक। अब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, साइन x अपन cos x इक्वल टू tan x, ठीक है।
इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो ट्रिग्नोमेट्री का ही है। इसमें भी साइन सी माइनस साइन डी आप लगाएंगे तो ठीक है, और फिर उसके बाद 2 टर्म में बन जाएगा 3 टर्म से। अब इधर आप साइन 2x की आइडेंटिटी 2 sin x cos x लगा लेंगे, 2 sin x कॉमन कर लेंगे, फिर से cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगा देंगे तो आंसर आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गया सेक्शन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। आपको फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज। आपका फंक्शन है f(x) इक्वल टू माइनस मॉड x और f(x) इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा जी आपको याद होना चाहिए मॉड x का डोमेन R होता है, तो माइनस मॉड x का भी डोमेन R होगा। क्यों? क्योंकि मॉड x की x के सभी वैल्यू पर डिफाइंड है, तो माइनस मॉड x भी सभी वैल्यू पर डिफाइंड होगा। अब रेंज की बात किए जाए तो हम जानते हैं मॉड x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 नॉन निगेटिव होता है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नॉन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी रेंज नॉन पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पर हम इसका डोमेन निकालेंगे। डोमेन के लिए रूट के अंदर की क्वांटिटी नॉन निगेटिव होनी चाहिए। नॉन निगेटिव होने के लिए आप ऐसे लिखेंगे, तो ये एक इनक्वलिटी है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस में है, से प्लस बनाएंगे, इनक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को x माइनस 3x प्लस 3 लिख लेंगे। यहाँ लेस आर इक्वल टू 0 है, इसलिए -3 से 3 के बीच में ही सलूशन आएगा, इधर सलूशन नहीं आएगा। ठीक, जो सलूशन आएगा जिसमें वही हमारा डोमेन कहलाता है। अब डोमेन से हम लोग डिफिनीशन बना लेंगे। एक्स स्क्वायर जो होगा नॉन निगेटिव लेस आर इक्वल टू 0, नॉन निगेटिव होगा 9 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 9 होगी। ठीक है, अब यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो इनक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, और फिर 9 को ऐड कर लेंगे बोथ साइड, और फिर उसके बाद रूट लगा देंगे, तो इधर भी रूट लग जाएगा, इधर भी रूट लग जाएगा, इधर भी रूट लग जाएगा, यहाँ भी रूट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ रूट लग जाएगा तो ये बन जाएगा, यहाँ रूट लग जाएगा तो 3 बन जाएगा, और इधर रूट लग जाएगा तो 0 ही रहेगा। अब ये बन गया डिफिनीशन f(x). अब f(x) जो देखो आपका 0 से 3 तक है, तो 0 से 3 तक है तो यही आपका रेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका टू AP की बात किया है, और तो अलग अलग AP है, तो अलग अलग हम लोग फर्स्ट टर्म लेंगे दोनों का, और दोनों का कॉमन डिफरेंस भी लेंगे, और दोनों के सम का रेशियो हमको दे दिया गया है। ठीक है, तो फार्मूला लगा लेंगे और फिर आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2 को कॉमन कर लेंगे और फिर 2 कैंसिल हो जाएगा। हमसे 12th टर्म का रेशियो पूछा है, तो यहाँ पर आप कौन सा नंबर रखो कि 11 आ जाए, तो आपको 23 रखना होगा। 23 का मतलब ये बन जाएगा a + 11d यानी 12th टर्म, और ये भी बन जाएगा a + 11d मतलब 12th टर्म। ये फर्स्ट AP सेकंड AP। इधर भी रखेंगे n की वैल्यू 23, तो 7/16 आ जाएगी, यही आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, OR वाले में आपको अर्थमेटिक मीन दे दिया गया है 10, ज्योमेट्रिक मीन दे दिया गया है 8, तो A और B पूछा है। तो बेटा जी फर्स्ट इक्वेशन से a + b आपका 20 बन जाएगा, सेकंड इक्वेशन से ए बी आपका 64 बन जाएगा। अब आप यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, a + b 20 है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ए बी 64 है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 256, सब्ट्रैक्ट करा लेंगे तो 144। अब यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ पर 144 है। अब a - b करेंगे तो हम ±12 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन 3 है, दोनों को सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 16, या a की वैल्यू 16, b की वैल्यू 4, इस तरीके से जो आपके पास नंबर आएंगे वो 4 और 16 आएंगे, या 16 4 आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है स्टैटिस्टिक्स का है। इसमें आपको मीन पूछा है, वेरिएंस पूछा है, स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है। तो मीन के लिए ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड वेरिएंस के लिए आपका ये फार्मूला है।
ठीक है। वेरिएंस जैसे ही आ जाएगा उसका रूट ले लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आता है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हमारे कॉलम बनते हैं। तो क्लास का कॉलम हमें गिवन रहता है, फ्रीक्वेंसी कॉलम गिवन रहता है। क्लास से मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर एज्यूम्ड मीन की हेल्प से हम लोग डिवीज़न निकालते हैं, फिर डिवीज़न का स्क्वायर करा लेते हैं एफ आई के साथ। पहले डिवीज़न का मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर वही एफ आई के साथ वाई आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराते हैं, इनका सम कर लेते हैं। ठीक है, इसका सम कर लेंगे आप, -15 आएगा। लास्ट कॉलम का सम करेंगे 105 आएगा। एफ आई का सम करेंगे 50 आएगा। यहाँ पर एच की वैल्यू 10 है, जो एच जो है 35, 45, 55 के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, एज्यूम्ड मीन 65 को लिया गया है क्योंकि यहाँ पर 15 ही फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसी को एज्यूम्ड मीन लिया जाता है। जनरली कोई ये बराबर आप कुछ भी ले सकते हो, जनरली इसी को लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद आपका ओ आर वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको मीन की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, और वेरिएंस की वैल्यू दे दी गई है। ठीक, तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है 4, वेरिएंस आपका 16 आ जाएगा। तो मीन से आपका इक्वेशन बना लेंगे और वेरिएंस इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ पर फिर उसके बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कह रहा है बेटा कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन 8, 4। ठीक है, 6th ऑब्जर्वेशन आपको दे दिए गए हैं, उसका मीन भी दिया गया है और स्टैंडर्ड डिवीजन दिया गया है। मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, यानी मीन आपका 8 है, और स्टैंडर्ड डिवीजन को सिग्मा से लिखते हैं, इसका मतलब ये 4 है। तो वेरिएंस कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, मतलब जितने कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन ये नहीं पता है, लेकिन ये कह रहा है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं 6th ऑब्जर्वेशंस हैं, इसमें ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो न्यू मीन होगा एंड न्यू स्टैंडर्ड डिवीजन होगा उसके रिजल्ट पर क्या होगा, यानी उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, मीन 8 है, वेरिएंस 16 है, जैसा कि हमने आपसे बताया। अब इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाइड बाई 3 देन, तो इसके मीन पर मीन भी आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी पहले कितना था, 8 था, अब 24 हो जाएगा। अब वेरिएंस की बात किया जाए तो वेरिएंस की बात किया जाए तो पहले वेरिएंस आपका कितना था, पहले वेरिएंस आपका था 16 था। देखो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना था, 4 था, तो वेरिएंस कितना था, 16 था। अब जब न्यू वेरिएंस आया वो आपका आया 144। कैसे आया, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 3 स्क्वायर से हो गया, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो ये हो गया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आएगा, 12 आएगा। यानी कहने का मतलब कि आपका स्टैंडर्ड डिवीजन 4 था, तो अब कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है परमुटेशन, उससे है आपका, देखो परमुटेशन कम्बिनेशन से है। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इसके पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं आप वो काउंट कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, और फिर उसके बाद तो आप काउंट करेंगे तो टोटल कितने आएंगे, ज़रा देखो। काउंट करने पर टोटल 12 ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, अब उसमें आपका n 3 टाइम्स है, e 4 टाइम्स है, d 2 टाइम्स है, और जो आपके रह गए वो सब के सब डिफरेंट हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो बनेगा, टोटल 12 हैं तो ऊपर 12 फैक्टोरियल आ जाएगा। डिनोमिनेटर में n कितनी बार है, 3 टाइम्स है तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, फिर e कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा।
डी कितने टाइम्स, 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, आंसर ये बनेगा। ठीक है, अब इसने कहा है कि आपका जो भी वर्ड स्टार्ट होना चाहिए वो पी से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि पहले पहले बॉक्स पर यानी पहले प्लेस पर पी फिक्स हो जाएगा। तो आपके टोटल 12 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट कम हो जाएगा, तो ऊपर 11 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे आपका 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, आंसर ये बन जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर बोला है कि ऑल द वावेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। तो कितने वावेल हैं इसके अंदर, इसके अंदर टोटल 5 वावेल्स हैं, जिसमें आपका ई 4 टाइम्स है, आई केवल एक बार है। ठीक है, तो इसको सिंगल ऑब्जेक्ट मानकर आप काम करेंगे तो टोटल 12 थे। ठीक है, 12 में से 5 एक टाइप के हो गए जो कि अकर करेंगे एक साथ, बचे कितने, बचे आपके 7। तो 7 और ये सिंगल को मिल के हो गए कितने, 8। तो 8 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, उसमें उसमें 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल सेम टाइप के हैं। ठीक है, ये आंसर बनेगा। एंड जो एक साथ में हैं ये भी अरेंजमेंट होंगे, वो कितने तरीके से होंगे, टोटल 5 हैं, तो 5 फैक्टोरियल, उसमें ई आपका 4 टाइम्स है, 4 फैक्टोरियल, तो आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में डू द वावेल्स नेवर टुगेदर, टोटल का आंसर ये है, एक साथ का आंसर ये है, सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, डू द वर्ड्स बिगेन विथ आई इंड पी, कहने का मतलब 2 प्लेस फिक्स हो गए, 2 ऑब्जेक्ट आपके फिक्स हो गए, 2 प्लेस फिक्स हो गए, तो आपके पास टोटल 10 ऑब्जेक्ट बच गए, तो डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कॉइन को टॉस किया गया 3 टाइम्स, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। ठीक है, 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो आपका ये सैम्पल स्पेस बनेगा। अब इवेंट ए के अकॉर्डिंग नो हेड अपीयर्स, यानी आपका ये एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, एक ही आएगा आउटकम। फिर बी के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली 1 हेड, तो ये आपका आ जाएगा। सी के अकॉर्डिंग आपका ये बन जाएगा। तीनों का यूनियन करने पर सैम्पल स्पेस बनेगा, कहने का मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। अब इन तीनों का आप इंटरसेक्शन करके देखेंगे तो 5 बनेगा, तो इसका मतलब ये पेयर वाइज डिसजॉइंट हो गए, कहने का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। हेंस ए बी सी फॉर्म ए सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, इस तरीके से सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ओके, आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। ठीक बेटा।